साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्षेत्र के ही मुद्दे पर, लेकिन वो मुद्दा क्षेत्र का नहीं है दोस्तों। वो पूरे वर्तमान में राजस्थान में जो संकट छाया हुआ है, उसी संकट को लेकर आज पुलिस थाना बादरा में जो CLG की बैठक हुई और किस उद्देश्य से बैठक हुई और क्या इसके मायने हैं दोस्तों, क्या लोगों ने सुझाव दिए, उसको लेकर भी हम विस्तार से बात करेंगे। उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंटों पर भी विस्तार से बात करेंगे। बादरा आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको सदैव बताते हैं और दोस्तों देश विदेश की प्रमुख खबरें भी आपको बताते हैं, उससे भी अपडेट करवाते हैं। और क्या विशेष दिन है आज 5 मई को, ये भी आपको बताएंगे। 1944 को महात्मा गांधी को दोस्तों जेल से आज ही के दिन 5 मई को रिहा किया गया था और संगीत की दुनिया के महानायक नौशाद अली को 2006 को नौशाद अली का आज ही के दिन दोस्तों निधन हुआ था। तो फिल्मी दुनिया को ये बहुत बड़ी क्षति आज के दिन हुई। और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का भी 1479 को आज ही के दिन दोस्तों जन्म हुआ था। तो उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 1916 में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का भी जन्म दोस्तों आज ही के दिन हुआ था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी 1954 को आज ही के दिन जन्म हुआ। और भादरा क्षेत्र में क्या खास रहा दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो मणिशंकर जोशी पेशकार, जिनकी उपाधि थी दोस्तों, उनकी आज 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे 2014 में उनका निधन हुआ था और उनके परिवार और परिजनों ने, उनके शुभचिंतकों ने आज बड़ी संख्या में उनकी पुण्यतिथि को मनाया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोस्तों, इसके साथ अन्य खबरों की ओर रुख करें तो राजस्थान में वर्तमान में जिस प्रकार से जोधपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई थी और उससे पहले करौली में हुई थी, उसको लेकर क्या अपडेट है, किस प्रकार से राजस्थान में माहौल वर्तमान में चल रहा है, चर्चाएं राजस्थान में चल रही है। तो दोस्तों, राजस्थान से आज प्रमुख रूप से 2 सबसे बड़े नेताओं के बहुत बड़े बड़े बयान आए और उसमें से एक है वर्तमान का मुख्यमंत्री और एक है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। तो दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान आज क्या रहे, उसको अगर बात करें तो बहुत ही बचकाना से बयान आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए। और अब तक दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान में जब से उनकी सरकार बनी है 6 बार सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं अब तक हो चुकी है, जोधपुर की हिंसा तक। तो कुल मिला के वो आज जब बयान दे रहे थे तो इन सभी घटनाओं को छिटपुट की घटना बताकर पल्ला झाड़ रहे थे और दोस्तों भाजपा पर और संघ पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी प्री प्लानिंग से इस प्रकार से दंगे हो रहे हैं, क्योंकि 18 महीने चुनाव के बाकी है और भाजपा इस प्रकार से दंगों की स्क्रिप्ट लिखकर अपनी चुनावी वेतरनी पार करने की सोच रही है। और ये साजिश सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की और बीजेपी और संघ के लोग इस दंगों को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, करौली और जोधपुर के इन सारे दंगों को एक प्रकार से अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने भाजपा के मत्थे मढ़ दिया और अपनी नाकामियों को छुपाते हुए दोस्तों उनको खुलकर बोलना चाहिए किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। और दंगे किसी भी प्रदेश में किसी भी कारणवश हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन दंगों पर निजात पाना, उन दंगों पर अंकुश लगाना और दंगाइयों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारियां करना। दोस्तों, ये होता है किसी मुख्यमंत्री का, वो चाहे मुख्यमंत्री किसी पार्टी का ही क्यों ना हो। तो ये रहे दोस्तों आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान। और वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री के बयान क्या रहे। उन्होंने कहा सीधे सीधे कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का और अपनी विफलता को दबाने का प्रयास कर रही है और झूठ बोल रही है और झूठे आरोप भाजपा और संघ के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, जबकि अपनी खुद की नाकामियों को वो छुपा रहे हैं। और जिस प्रकार से गाड़ियाँ जलाई गई, ऐसा वसुंधरा राजे ने आरोप लगाया कि ATM तोड़े गए, दुकानें लूटी गई, घरों में गुंडागर्दी की गई, तोड़फोड़ की गई, पत्थर फेंके गए, एसिड फेंके गए और जिस प्रकार से पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई, लाठी डंडे तलवार हाकी चाकू और गोलियां तक चली। क्या वो सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं ने किए? ये बहुत ही बेहद शर्मनाक बयान अशोक गहलोत का बताया और उनको
इसके अंदर दोषी ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा भी देने की मांग की गई। और कुल मिला के दोस्तों ये जो शर्मनाक घटनाक्रम चल रहे हैं उसी को लेकर ही निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी थाना क्षेत्रों में कि भी शांति को बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाए। और इसी को लेकर बांद्रा में भी आज एक CLG की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ रहा, किस प्रकार से उस बैठक के क्या मायने हम आपको आगे बताएंगे। और दोस्तों इसी के अलावा हम बात करें अगर अन्य खबरों की ओर तो दोस्तों ICC क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था विश्व की उनको अपनी हर साल रेटिंग जारी करनी पड़ती है और इस बार भी उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 की रैंकिंग जारी की है। और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में 128 अंक लेकर टॉप रही, जबकि भारत 119 अंक लेकर 2 नंबर पर और न्यूजीलैंड 111 अंक लेकर 3 नंबर पर, जबकि दक्षिण अफ्रीका 110 अंक लेकर 4 नंबर पर, दक्षिण अफ्रीका 4 नंबर पर और पाकिस्तान 98 अंक लेकर 5 नंबर पर टेस्ट रैंकिंग में रही। जबकि वनडे की रैंकिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड 125 अंक लेकर टॉप पर रही और इंग्लैंड नंबर 2 पर रही 124 रेटिंग अंक लेकर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर रही वनडे में 107 रेटिंग अंक लेकर और भारत नंबर 4 पर रही 105 अंक लेकर और पाकिस्तान नंबर 5 पर रही 102 अंक लेकर। तो पाकिस्तान टेस्ट और वनडे में दोनों में ही नंबर 5 पर है और T20 में भारत टॉप पर रहा दोस्तों 270 अंक लेकर और इंग्लैंड की टीम 265 अंक लेकर 2 नंबर पर रही, जबकि पाकिस्तान 261 अंक लेकर नंबर 3 पर और दक्षिण अफ्रीका 253 अंक लेकर नंबर 4 पर और ऑस्ट्रेलिया 251 अंक लेकर नंबर 5 पर रही। और IPL की जल्दी से हम आपको बताएं दोस्तों क्या चल रहा है IPL में, अब तक किन किन टीमों ने किस प्रकार की परफॉर्मेंस दी है। तो गुजरात ने 10 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं, 2 हारे हैं, 16 अंक है उनके सर्वाधिक अंक है। और लखनऊ की टीम ने 7 मैच जीते हैं, 10 खेले अभी तक, 14 अंक है, 3 मैच हारे हैं। और नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, 10 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 12 अंक है, 4 हारे हैं। इसके अलावा हैदराबाद की टीम ने 9 खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 अंक है, 4 मैच हारे हैं। जबकि पंजाब की टीम ने 10 खेले हैं, 5 हारे और 5 जीते हैं, जबकि 10 अंक है। बेंगलुरु की टीम भी 5 हारे, 5 जीते, 10 खेले हैं और 10 रेटिंग अंक है। जबकि दिल्ली की टीम 9 खेले हैं, 4 जीते हैं, 8 अंक है, 6 हारे हैं। और कोलकाता की टीम ने 10 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 6 हारे हैं और 8 अंक है। और चेन्नई के 9 मैच में 3 मैच जीतकर 6 अंक है, 6 मैच हार चुकी है। और मुंबई सर्वाधिक 8 मैच हार चुकी है, मात्र 1 मैच जीता है, मात्र 2 अंक है। तो कुल मिला के ये है IPL की रेटिंग और जिस प्रकार से IPL के क्रम है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात, लखनऊ, राजस्थान और हैदराबाद और पंजाब और बेंगलुरु 10 अंक से ऊपर लेकर टॉप पर बने हुए हैं। इस प्रकार से दोस्तों अन्य खबरों का जिक्र करें, देश की प्रमुख खबरों का, तो जम्मू के सांबा सेक्टर में दोस्तों BSF को बहुत बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब 150 मीटर लंबी सुरंग सीमा के पास पकड़ी गई। और दोस्तों आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंकाएं जताई जा रही है और ATS की टीम दोस्तों इस सुरंग की पूरी छानबीन कर रही है। ये नई सुरंग खोदी हुई बताई गई है और इसमें वो संभवतः आतंकवादियों ने घुसपैठ की होगी या करने की फिराक में थे होंगे, तो उनको पकड़ लिया गया है दोस्तों। निगरानी लगातार जारी है। और इसी के साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र में जो वर्तमान में संकट चल रहा था, सांसद नवनीत राणा जो 12 दिनों से जेल में थी, उनके पति रवि राणा भी जेल में थे, हनुमान चालीसा पाठ करने की जिद वो कर रहे थे मातेश्वरी के आगे और उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया विभिन्न 8 धाराएं लगाकर। और आज 12 दिन बाद में उनको दोस्तों सेशन कोर्ट मुंबई से जमानत मिली है और आज वो रिहा हुए और सांसद नवनीत राणा को रिहा करते ही लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। और दोस्तों BJP अभी भी हमलावर है शिवसेना और गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार पर। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में परिसमन आयोग ने अपनी रिपोर्टें दी है, केंद्र ने इसको मंजूरी भी दे दी है। और दोस्तों रिपोर्टें क्या है, 16 आरक्षित सीटें हैं, कुल 90 विधानसभा सीटें रखी गई है, जिसमें जम्मू संभाग में 43 सीटें विधानसभा की रखी गई है और कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा की सीटें रखी गई है और लोकसभा की सीटें 5 रखी गई है और 9 सीटें अनुसूचित जाति जबकि 7 सीटें अनुसूचित
9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। और कुल मिला के दोस्तों हैदराबाद में भी जो एक हिंदू युवक की हत्या हुई थी उसके बाद में बवाल मचा है और विपक्षी वहाँ सरकार को घेरने में लगे हैं। और दोस्तों ओवैसी जैसे बड़े नेताओं के अभी तक बयान नहीं आए, क्योंकि जिस प्रकार से एक हिंदू युवक की मुस्लिम युवती से शादी करने के बाद में उनके परिवार के लोगों ने जो हत्या कर दी थी उसको लेकर ये बवाल मचा है और देश के टीवी चैनलों में इसको लेकर दोस्तों जो चर्चा है वो भी छिड़ी हुई है। तो कुल मिला के दोस्तों जोधपुर हिंसा के अब तक 211 कुल आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से शांति भंग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और भीलवाड़ा में भी दोस्तों 2 युवकों पर हमले के बाद में तनाव व्याप्त हो गया था और लोग धरने पर बैठ गए थे हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर, और भारी पुलिस जाब्ता वहाँ तैनात करना पड़ा भीलवाड़ा में। उससे पहले भी भीलवाड़ा में इस प्रकार की घटनाएं एक बार हो चुकी है। और अशोक गहलोत के समय में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 6 घटनाएं अब तक आतंकवादी इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। तो कुल मिला के अभी तक जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। सरकार के आगे घटना ना हो इसको लेकर पूरे राज्य में निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए। और करनाल से भी दोस्तों एक खबर आई है कि 4 आतंकवादी जो कि बब्बर खालसा के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक इनोवा गाड़ी बरामद की गई है जिसमें बड़ी संख्या में दोस्तों RDX भरा हुआ था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी और पूछताछ में सामने आया कि वे दिल्ली से नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए जा रहे थे और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश किसी ना किसी स्टेट के लिए ये रच रहे थे और इसको अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 31 जिंदा कारतूस और एक रिवाल्वर भी बरामद हुआ है। और पाकिस्तान के भी कनेक्शन होने की जानकारी दोस्तों सामने आई है पूछताछ में। तो कुल मिला के दिल्ली में भी एक पथराव की घटना हुई। और दोस्तों अब हम बात करेंगे भादरा क्षेत्र में जिस प्रकार से नगर पालिका क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का दौर लगातार जारी है। दोस्तों आज भी हमने नगर पालिका के पास में बड़ी संख्या में लोगों को भटकते हुए देखा और आज हम गए तो वहाँ कुछ पार्षद हरिप्रकाश शर्मा, मंजू पुनिया आदि थे और अव्यवस्थाओं का राग अलाप रखे थे। और एक प्रकार से वहाँ पट्टों के लिए भी शिविर लगा हुआ था टाउन हॉल में और वहाँ हमने पट्टों के लिए भी भटकते हुए लोगों को देखा। और लगातार लोग दोस्तों पट्टों को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पट्टे अभी तक नहीं बने हैं और उनमें बार बार कमियां निकाल कर पट्टों को बनाने का दोस्तों काम नहीं किया जा रहा है और विलंब किया जा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी और बड़ी संख्या में लोग पट्टों को लेकर ही परेशान होते हुए दिखाई दिए। और जिस प्रकार से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग अभियान को पुनः एक्टिवेट राज्य में किया है, लेकिन उससे ज़्यादा शिकायतें जो आ रही है वो पट्टों के निर्माण को लेकर ही है। दोस्तों पट्टे नहीं बनाए जा रहे हैं तो इसको लेकर नगर पालिका में लोग परेशान दिखाई दिए। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जो कि थाना क्षेत्र में CLG की जो एक बैठक हुई और उसमें क्या मुद्दे छाए रहे और किस प्रकार की बातें हुई, लोगों से क्या सुझाव इसको लेकर मांगे गए। CLG की बैठक को लेकर दोस्तों बार बार पुलिस प्रशासन पर उनके अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं जो डिज़र्व करते हैं ऐसे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है और अपनी मनपसंद के लोगों को CLG की सदस्यता दी जाती है। और पुलिस अधिकारी इसलिए भी ऐसा करने के लिए बाध्य है क्योंकि उनको पिछली बैठक में किस प्रकार के एजेंडे लिए गए और क्या क्या बातें तय की गई और उन बातों में कितना अमल हुआ, कितना काम हुआ, ऐसे सवाल जवाब करने वाले लोग ना हो दोस्तों। इसको लेकर भी बातें होती रहती है। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों पुलिस प्रशासन द्वारा CLG की मेंबरशिप दी जा रही है और पहले दी गई है उसमें संशोधित नहीं किया जा रहा है, एक प्रकार से समीक्षा नहीं की जा रही है, वो विषय दोस्तों कहीं ना कहीं गंभीर है। और ऐसे लोग जो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा रखा जाता है। और आज शांति व्यवस्था किस प्रकार से कस्बे में बनी रहे और किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब ना हो, इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे और उनको अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए भी कहा गया। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से लोगों ने सुझाव दिए मुद्दों से भटककर, विषय से भटककर, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से CLG की बैठक में सदस्यों को
बनाया जाता है और सदस्यों को रखा जाता है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो पुलिस उपाधीक्षक सुनील झांझड़िया इसमें मुख्य रूप से अधिकारी के रूप में तैनात थे और यहाँ सीआई रणवीर साईं भी मौजूद रहे और कस्बा की तरफ से भी अनेकों गणमान्य जन इसमें मौजूद थे। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे सदस्य इसमें पुलिस की जी हजूरी करने वाले हैं दोस्तों। इसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि पुलिस अधिकारियों के सामने सशक्त सवाल नहीं कर पाते हैं और उनके ऊपर आरोप नहीं लगा पाते और उनकी कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह या सवालिया निशान नहीं लगाते। ऐसे लोगों को ज़्यादातर करके लिया जाता है। और दोस्तों आज मंजू पुनिया ने एक सवाल उठाया कि मस्जिद व मंदिरों में बाहर से आए हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, उनका वेरिफिकेशन ज़रूरी है और ऐसे ही लोग माहौल कस्बे का बिगाड़ते हैं। तो ये बहुत अहम सवाल पार्षद मंजू पुनिया ने उठाया दोस्तों। हरिप्रकाश शर्मा ने भी प्रत्येक वार्ड में थानाधिकारी की उपस्थिति में बैठ के आयोजित करने की मांग की गई और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं को बड़ी संख्या में इसमें आमंत्रित करके उनको बुला के दिशा निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई और सुझाव भी लिए जाने की मांग की गई। तो ये भी सुझाव काफ़ी अच्छा रहा। कालूराम गोस्वामी ने जो बुलेट मोटरसाइकिल रखते हैं दोस्तों, जो कि जानबूझकर साइलेंसर की आवाज़ को बहुत ज़्यादा बड़ी और आवाज़ शोर करने वाली रखते हैं, उन पर तत्परता से कार्रवाई करने और प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। और जो पूर्व सीआई है ताज मोहम्मद दोस्तों, उन्होंने हेलमेट अनिवार्य करने की मांग की गई। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार की किस विषय को लेकर मीटिंग थी और कैसे कैसे सवाल उठाए गए थे, किस प्रकार से लोगों के सुझाव इसमें आए। इसी प्रकार से अनेकों लोगों ने सुझाव दिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा कि पुलिस पब्लिक का बेहतर संवाद हो, यही पुलिस पब्लिक की मीटिंग की सबसे बड़ी सफलता सिद्ध हो सकती है और असामाजिक तत्वों की पहचान भी की जानी चाहिए। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ पोस्ट करते हैं और जो लाइक करते हैं, ऐसी पोस्टों को शेयर करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों की मॉनिटरी कस्बा स्तर पर हो दोस्तों। कम से कम इस विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई अगर शुरू हो जाए तो यहीं से सारे के सारे विवाद होते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंसा होती है, उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो कहीं ना कहीं भड़काऊ पोस्ट या भड़काऊ इस प्रकार के मैसेज आने के बाद में ही दोस्तों ऐसी हिंसा की घटनाएं होती है और ऐसा पाया जाता है। ऐसा खुलासा पुलिस अधिकारी ही बाद में करते हैं कि इस प्रकार का ग्रुप बनाया गया था और इस प्रकार के मैसेज वायरल किए जा रहे थे। उसके बाद में ही तो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो कानून और संविधान के दायरे के बाहर किसी भी वर्ग विशेष को विशेष तवज्जो ना देना, कहीं ना कहीं ऐसे विषयों में इसीलिए हिंसा भड़कती है दोस्तों। किसी वर्ग विशेष को विशेष महत्व दिया जाता है और वो सरकारों के चलते भी होता है। कहीं भाजपा सरकार, कहीं कांग्रेस सरकार, कहीं माकपा सरकार, कहीं बसपा सरकार। तो दोस्तों कुल मिला के इन्हीं सरकारों से संबंधित उनके प्रिय लोगों को विशेष तवज्जो दे दी जाती है और उसी को लेकर आगे हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और जो उपद्रवी तत्व होते हैं उनके हौसले भी कहीं ना कहीं बुलंद होते हैं और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन जो है ढिलाई बरते हैं, क्योंकि नेताओं के दबाव के चलते ऐसा वो कर नहीं पाते और गाज गिरती है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन पर भुगतना पड़ता है आम लोगों को दोस्तों। तो गाज गिरती है पुलिस प्रशासन के उन्हीं अधिकारियों पर। तो पहले ही क्यों ना ऐसे लोगों की जो पहचान कर ली जाए, उनको इस प्रकार की जो गतिविधियों के लिए जो है तत्काल प्रभाव से पाबंद किया जाए, पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। तो हमारा साफ संदेश के माध्यम से ये सुझाव पुलिस प्रशासन पर रहेगा कि आप बेशक अपनी सीएलजी की बैठक में, कमेटी में सुधार ना करें, लेकिन इन विषयों पर तत्काल प्रभाव से आप कार्य करें तो क्षेत्र में अमन चैन शांति की बहाली हो सकती है। तो कुल मिला के दोस्तों पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी भादरा जैसे कस्बों में दोस्तों शांति और सौहार्द का वातावरण बना है और अमन भाईचारा हमेशा कायम रहा है और आगे भी
कायम रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन को लगातार प्रयास करने चाहिए। और पुलिस प्रशासन की भी दोस्तों एक अपनी इंटेलिजेंसी होती है, उसके थ्रू उनके पास में जो खबरें आती है उन खबरों के आधार पर वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों। ऐसी कार्रवाई अगर हो, तत्परता से कार्रवाई हो, तो कोई दंगों की स्क्रिप्ट यहाँ किसी वर्ग विशेष के लोगों द्वारा लिखी जाए, ऐसा संभव नहीं हो और ऐसा होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। इसके लिए तत्परता से पुलिस प्रशासन को जो है कदम उठाने चाहिए। और जो ऐसे दंगे होते हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादातर बेगुनाह और शरीफ लोगों को ही इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं और हिंसा का शिकार भी ऐसे लोग, बेगुनाह लोग ही ज़्यादा होते हैं। और सही मायने में कानून संविधान की पालना सुनिश्चित करवाना पुलिस का ही काम है। और पुलिस अगर तत्परता से और सक्रियता के साथ, सख्ताई के साथ संविधान की पालना करने के लिए लोगों को अगर जागरूक करे, बाध्य करे, तो दोस्तों कोई कारण नहीं है कि किसी प्रकार से दंगा या अशांति का वातावरण क्षेत्र में कायम हो। और कुल मिला के दोस्तों कभी ही इस प्रकार की घटनाओं पर अमल होता है सख्ताई से पूर्व में। प्राय देखा गया है कि घटना घटित होने के बाद में ही सब कुछ होता है। और दोस्तों भारत में ये समस्या आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। उदाहरण के तौर पर जब किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है तो उसके ऊपर व्यापक चर्चा होती है सरकारों में। विपक्ष भी मुद्दे तभी उठाता है, उससे पहले विपक्ष भी सोया रहता है। तो कुल मिला के ऐसी घटनाएं ना हो भविष्य में घटित, इसके लिए प्रयास बराबर सभी को करने चाहिए। और पुलिस पब्लिक की ये जो CLG की जो मीटिंग हुई, उसके लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आगे और बेहतर प्रयास करने चाहिए। और जो सुझाव लोगों ने दिए हैं, अच्छे सुझाव, उन सुझावों पर अमल हो, ताकि आगे CLG की बैठक हो तो उसमें गत बैठक के प्रस्तावों का एक प्रकार से उनको अनुमोदित भी तो किया जाना चाहिए कि ऐसे प्रस्ताव पीछे लिए गए थे और पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार की कार्रवाई की। और इस प्रकार की दोस्तों रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए ताकि लोगों में, आम जन में एक विश्वास पुलिस के प्रति भी पैदा हो कि पहले जो बैठक हुई थी उसको किस प्रकार से तत्परता से, संजीदगी से, संवेदनशीलता के साथ पुलिस प्रशासन ने लिया और उस पर अमल भी किया गया, उस पर कार्रवाई भी हुई। और उसके ऊपर उसके रिजल्ट जो है, उसके परिणाम जो है वो ये है जो इस बैठक के अंदर पुलिस अधिकारियों द्वारा रखे जा रहे हैं। तो कुल मिला के यही है सार। और बैठक के मायने भी यही है कि ऐसा जो है इसमें सुधार अति आवश्यक है और जो हिंसा की घटनाएं हैं वो ज़्यादा घटित ना हो, इसके लिए सभी अपना अपना योगदान दें। और पुलिस प्रशासन एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी रखे कि इस प्रकार की घटनाएं हैं उसका नंबर, उसका नाम जो है वो सेफ रखे, सुरक्षित रखे। और इस प्रकार की घटनाओं का सुझाव जो है सीधे अधिकारी को दे। दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में भी ऐसे लोग होते हैं जो हर वर्ग से, हर पार्टियों से मिले हुए होते हैं और ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को लीक भी कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं आगे चलकर खतरनाक भी साबित होती है। तो अधिकारी को अपने पर्सनल इस प्रकार से कोई एक नंबर हो वो देने चाहिए ताकि किसी प्रकार से ऐसी घटनाएं कहीं घटित हो रही हो या प्लान बन रहा हो तो उसकी सूचना आम आदमी सीधे उस प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी को दे सके। ऐसी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज बता देते हैं। आज बादरा मंडी की शुरुआत करें तो दोस्तों गेहूँ 2193 रुपये प्रति कुंटल रही, जबकि सरसों 6658 रुपये और जो गुआर के भाव है वो 5820 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि नौर मंडी में सरसों दोस्तों 6780 रुपये, गुआर के भाव 5901 रुपये और तारा मीरा के भाव 5721 रुपये रहे। जबकि आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 12952 रुपये बिका है और सरसों बिकी है 7004 रुपये, गुआर बिका है 5880 रुपये और गेहूँ बिकी है 2075 रुपये और कपास बिकी है 8200 रुपये प्रति कुंटल। और सरसा मंडी में नरमा बिका है आज 12680 रुपये, कपास बिका है 8200 और सरसों बिकी है 7000 रुपये, गुआर बिका है 5880, गेहूँ बिकी है 2080। जबकि जौ बिकी है सरसा मंडी में 2800
₹50 प्रति कुंटल। और एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 12,150 रुपये प्रति कुंटल, जबकि संगरिया मंडी में सरसों बिकी है 6760, जौ बिकी है 2775, गेहूँ बिकी है 2212। और सादुलपुर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 6120, चना बिका है 4725, मूंग बिकी है 6100 और मोट बिकी है 6800 रुपये, गेहूँ बिकी है 2225 रुपये प्रति कुंटल, जौ बिकी है 2800 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा बिका है 2250 रुपये और सरसों बिकी है 7150 रुपये, जबकि तारामीरा 5600 और तिल की बोली लगी अधिकतम 8200 रुपये। जबकि जयपुर मंडी में चना 4925 रुपये, मूंग 4700 रुपये और मोट बिकी है 6900 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। और मौसम का मिजाज देखें तो आज 5 मई को 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहा। गर्मी से निजात आज भी लोगों ने पाई और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली और 10-15% ही बादल छाए रहे थे। और 35 से 39 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को भी देर रात तक रहने वाला है। और इसके अलावा 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और कुल मिला के कल का मौसम मैं आपको बताऊं तो गर्मी और कुछ राहत का मिला जुला सा एहसास कल होगा। बरसात की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है। 30 से 39 डिग्री टेम्परेचर सुबह, जबकि दोपहर को 40 से 43 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है, जो कुछ घंटे ही रहेगा। 36 से 41 डिग्री टेम्परेचर शाम को भी रहेगा और 12 से 60-70% बादल छाए रहेंगे दिन भर। और इसके अलावा 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी और इसीलिए तेज़ हवाओं के चलते बारिश की संभावना है वो मात्र बूंदाबांदी तक ही सीमित रहने की संभावना है। 0.6 mm बरसात शाम तक होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। और रात्रि को भी 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और 10 से 15% तक बादल छाए रहेंगे। मौसम रात्रि को ज़रूर साफ हो जाएगा। तो ये रहे आज के शाम के 7 बजे के प्रमुख समाचार। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।